गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोगों को पता है, सिविल डेली प्लेटफॉर्म पे सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के वीडियोस के लेक्चर सीरीज़ आते हैं और इसी सीरीज़ में हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। और इस सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट कोड है वो 601 है। हम लोग अगर सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें कि इस सब्जेक्ट में क्या है और क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट को कैटेगराइज करना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं हमारे इंजीनियरिंग में, वो दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट जो होता है जिसको कि हम लोग कोर सब्जेक्ट बोलते हैं, कोर सब्जेक्ट। और दूसरा जो सब्जेक्ट होता है उसको हम लोग नॉन कोर सब्जेक्ट बोलते हैं। तो कोर सब्जेक्ट क्या है, नॉन कोर सब्जेक्ट क्या है? वैसे सब्जेक्ट जो बेसिकली आपके ब्रांच से रिलेटेड हैं, डायरेक्टली रिलेटेड हैं, जो सिर्फ आप ही पढ़ते हो, आपके ब्रांच के स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनको कोर सब्जेक्ट बोला जाता है। जैसे सिविल के स्टूडेंट सर्वेइंग, बिल्डिंग मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आरसीसी, और इसके बाद आप जो है स्टील स्ट्रक्चर, ये सारे सब्जेक्ट जो पढ़ते हो, ये एक तरह का कोर सब्जेक्ट है। नॉन कोर सब्जेक्ट क्या होता है? वैसा सब्जेक्ट जो कॉमन होता है, जो सारे ब्रांच के स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसी तरीके का एक कॉमन सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं जो कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है। अगर मैं इस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बात करूँ, तो ये सिलेबस जो हम कवर यहाँ पे कराएंगे, ये आपके JUT रांची के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची के डिप्लोमा के सिलेबस को यहाँ पे कम्प्लीटली कवर कराया जाएगा। और पूरे सिलेबस को हम लोग आने वाले 20 घंटे में कवर करेंगे। 20 आवर्स का लेक्चर आपको मिलेगा जिसमें कंप्लीट सिलेबस को कवर कराया जाएगा और हम लोग यहाँ पे इस सब्जेक्ट को प्रॉपरली ओरिएंटेड तरीके से एक सीक्वेंस में ख़त्म करेंगे। बात करें इस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव के बारे में, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हर एक वर्क का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। हम लोग कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है। तो वैसे ही इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों पढ़ता है स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को? स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को इसलिए पढ़ता है क्योंकि वो अपने स्टूडेंट या स्टडी लाइफ से जब वर्क लाइफ में या प्रोफेशनल साइड में शिफ्ट होता है, तो उसको जो उस पर्टिकुलर वर्क लाइफ है, वर्क कल्चर है, उसके साथ फेमिलियर कर दिया जाए, वो उसको समझना शुरू कर दे। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को समझे कि किसी भी बिजनेस में मैनेजमेंट का क्या रोल होता है। इसके साथ स्टूडेंट जो मैनेजमेंट के अलग अलग कंपोनेंट है उसके बारे में जानकारी सीख ले थोड़ा। इसके साथ साथ एक टेक्नीशियन का क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, स्टूडेंट उस चीज़ को समझ जाए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक टेक्नीशियन का क्या रोल होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्या एक जूनियर इंजीनियर का क्या रोल होता है। इन सारे चीज़ों को स्टूडेंट समझे। इसी प्रेस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए इस सब्जेक्ट को आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। हम लोग बात करते हैं इस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमें इस सब्जेक्ट में प्रोडक्टिविटी पढ़ना है, प्लांट लेआउट पढ़ना है, वर्क स्टडी पढ़ना है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पढ़ना है, मटेरियल परचेज एंड स्टोर मैनेजमेंट पढ़ना है। साथ ही साथ हमें डिस्कस करना है क्वालिटी कंट्रोल एंड TQM मैनेजमेंट डिस्कस करना है, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट डिस्कस करना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिस्कस करना है और फिनेंशियल मैनेजमेंट के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप डिस्कस करना है। तो आपने अभी सब्जेक्ट में जो सिलेबस है, सिलेबस को आपने देखा, तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो कि आपको टोटल 11 चैप्टर पढ़ना है और इस 11 चैप्टर को आप दो पार्ट में बांट सकते हो। पहला पार्ट आपको 6 चैप्टर का है और दूसरा पार्ट आपको 5 चैप्टर का है। आप एक चीज़ ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो ये 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 6 चैप्टर पढ़ रहे हो सॉरी, ये कंप्लीट प्रोडक्शन रिलेटेड सब्जेक्ट है। प्रोडक्शन रिलेटेड होने का मतलब है कि यहाँ पे हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्शन यूनिट को पढ़ेंगे, प्रोडक्शन यूनिट काम कैसे करता है। और बाकी के जो 5 चैप्टर है उसमें हम मैनेजमेंट कैसे काम करता है उस चीज़ को पढ़ेंगे, मैनेजमेंट के काम को पढ़ेंगे, या मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी बॉडीज़, इसके फंक्शंस को समझेंगे। तो
हमने इस तरीके से इस पूरे सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इस सिलेबस को, ताकि आपको चीज़ें समझ आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और किस सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। आपका जो पहला जो सब्जेक्ट का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो आपके पास प्रोडक्टिविटी है, और हम लोग प्रोडक्टिविटी से ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे, ताकि आप सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस से अवेयर हों, और साथ ही साथ आप ये समझ पाएँ कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात यह है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए मैं स्क्रीन पे लिखे हुए डेफिनेशन को रीड नहीं करूँगा, ताकि वो आप खुद से भी कर सकते हो। आपको इन सारे डेफिनेशंस को मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि ये आपको परमानेंटली याद रहे। अगर बात करें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक तरह का इंजीनियरिंग अप्रोच होता है, जिसमें हम कॉस्ट का, साथ ही साथ इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले मशीन्स का एक डिटेल एनालिसिस करते हैं, और इसके ऊपर डीप स्टडी करते हैं कि इसमें क्या क्या एसेट इन्वॉल्व हैं, कितना ह्यूमन रिसोर्स, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में इन सारे चीज़ों का क्या रोल है। इसको हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हम लोग स्टडी करते हैं। और डेफिनेशन की बात करें, आप अगर इस तरीके से इसे डेफिनेशन अपने एग्ज़ाम में लिखते हो कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इज़ द इंजीनियरिंग अप्रोच टू द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द यूज़ एंड कॉस्ट ऑफ द फर्म, इट कॉम्प्लाइज अ डीप स्टडी ऑफ एबिलिटी ऑफ एसेट एंड ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व इनटू रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी अगर बार बार हम लोग एक बात कर रहे हैं कि हम लोग ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, या हम लोग बेसिकली रिसोर्सेज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो क्या क्या मेजर रिसोर्सेज हैं जो किसी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं। तो मैन पावर है, मनी है, मटेरियल है, इक्विपमेंट है, मशीनरीज़ है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो किसी भी इंडस्ट्री में लगी हुई होती हैं। और इंडस्ट्री का जो 99% हिस्सा होता है, 99% जो संसाधन होता है, वो यही 5 चीज़ होता है। इन्हीं 5 चीज़ों को हम लोग इंडस्ट्री के मेजर रिसोर्स में काउंट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर क्या करता है, एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर जो है वो एक एनालिसिस करता है। वो एक एनालिसिस करता है कि हमारा जो इंडस्ट्री का गोल है, इंडस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव किया जा सके, इसके ऊपर एनालिसिस करता है एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर। और इंडस्ट्रियल इंजीनियर जो एनालिसिस करता है, वो मेनली 2 ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड है। उनका सिर्फ 2 ही रीज़न है जिसके चलते इतना सारा एनालिसिस किया जाता है। पहला है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जा सके, मतलब किसी भी इंडस्ट्री के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सके। दूसरा ये है कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, जो भी संसाधन हमारे पास हैं, उनको इफ़िशिएंट तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। इन्हीं 2 कारण के चलते एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर को हायर किया जाता है, ताकि वो इंडस्ट्री में लगने वाले रिसोर्सेस के बारे में कंप्लीट आइडिया रखे, उसको अच्छे से इस्तेमाल करे, और इंडस्ट्री का जो क्षमता है, इंडस्ट्री की जो इफ़िशिएंसी है, उसको बढ़ाए। अगर हम लोग बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह का होता है, तो सबसे पहली बात है, क्योंकि हम लोग एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, हम लोग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें इंडस्ट्री में अलग अलग इंडस्ट्री के लिए जो अलग अलग वर्ड इस्तेमाल होता है, ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब पता होना चाहिए। इसके बारे में स्लाइट डिफरेंस जो है वो हमें मालूम होना चाहिए। इससे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारा फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। इसके बारे में बहुत सारे लोग पहले से भी जानते होंगे। फॉर प्रॉफिट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसा कमाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए काम करता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? ये वैसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल वेलफेयर, हेल्थ वेलफेयर, सोसाइटी के प्रॉफिट के लिए काम करता है। इसका कोई इसका कोई एम नहीं होता है कि ये मनी अर्न करे, बल्कि इसका पूरा एम होता है कि ये सोसाइटी को बेहतर करे, सोसाइटी में हार्मनी जनरेट करने के लिए काम करे। लेकिन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, अपने शेयर होल्डर को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देना चाहता है,
ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाना चाहता है। और चूँकि आप जब काम करोगे, आप जब प्रोफेशनल सेक्टर में एंटर करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कोई फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो हम लोग उस फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ही आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसा कि हमने कहा कि अलग अलग टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे इंडस्ट्री का क्या मतलब है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब है, इन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा सा डेफिनेशन के तौर पर देख लेते हैं। जब हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक डिलिबरेट अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे स्पेशलाइज्ड पीपल, मतलब कि एक तरह के काम करने वाले स्पेशल लोग, उन सभी उन सभी तरह के लोगों को एक जगह पे किसी एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए और एक गोल को अचीव करने के लिए जब रखा जाता है या अरेंज किया जाता है, सो डैट इज़ नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इंडस्ट्री के बारे में बात करें कि इंडस्ट्री क्या होती है, तो इंडस्ट्री एक बिजनेस का पार्ट है या बिजनेस से कनेक्टेड है, जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस किया जाता है। अगर हम इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करें, तो इंस्टीट्यूशन क्या है, तो इंस्टीट्यूशन एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली रिलीजियस, एजुकेशनल, प्रोफेशनल या सोशल पर्पस में इन्वॉल्व होता है। हम लोग अगर बात करें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंडस्ट्री का जो बेसिकली ग्रोथ होता है, उनका जो उन्नति है, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो किसी भी ग्रोथ, किसी भी इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए हम लोग दो फैक्टर को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। पहला है उसका रेवेन्यू, दूसरा है उसका एक्सपेंसेस। अब ये रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, इसको हम थोड़ा डिटेल्स में समझ लेते हैं। जब हम बात करते हैं रेवेन्यू के बारे में, तो कहीं ना कहीं अगर रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को समझने की कोशिश करें, तो अगर आपकी कोई भी एक इंडस्ट्री है, तो वो इंडस्ट्री क्या करती है, वो इंडस्ट्री किसी रॉ मटेरियल को किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। इसका मतलब ये है कि आपकी इंडस्ट्री किसी भी एक रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री किस में कन्वर्ट कर रही है, इंडस्ट्री कन्वर्ट कर रही है प्रोडक्ट में। अगर आपने एक शूज़ की कंपनी खोली है, तो शूज़ की कंपनी लेदर को कन्वर्ट करेगी शूज़ में। इसी तरीके से जो पैसा आप पर्टिकुलर इस लेदर को आप शूज़ में कन्वर्ट करने के लिए खर्च करते हो, ये पूरे पैसे को या इस पूरे मनी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एक्सपेंसेस बोलते हैं, खर्च बोलते हैं। और जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाता है और इस प्रोडक्ट को आप मार्केट में सेल करते हो, तो उससे जो पैसा आता है उसको हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। तो यहाँ से आपको एक बात का आइडिया हो चुका होगा कि बेसिकली रेवेन्यू और एक्सपेंसेस ही फ़ायदा या लॉस को डिसाइड करता है। अगर आपका एक्सपेंसेस बड़ा है, ज़्यादा खर्च कर रहे हो, बेच के पैसा कम आ रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, आपको इस कंडीशन में लॉस देखने के लिए मिलेगा, आपको क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन इसी के ऑपोजिट, अगर आपका जो एक्सपेंसेस है वो कम है और आपका रेवेन्यू ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा प्रॉफिट। तो लॉस एंड प्रॉफिट हम लोग ये बोल सकते हैं कि कहीं पे भी हमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि आपका रेवेन्यू कितना है और आपका एक्सपेंसेस कितना है। आपने एक्सपेंसेस ज़्यादा किया, ज़्यादा खर्च किया और बेच के पैसा कम आया, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, लॉस देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आपने एक्सपेंसेस कम किया और आपको बेच के पैसा ज़्यादा आया, तो आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। हम लोग अगर इसको थोड़ा आसान तरीके से समझने की कोशिश करें, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा जो रेवेन्यू है वो बेसिकली डिपेंड करता है किस पे, वो आपके सेल्स पे डिपेंड करता है। आपकी सेल जितनी ज़्यादा है, उतना ज़्यादा आपका रेवेन्यू होगा। इसी तरीके से अगर हम एक्सपेंसेस के बारे में बात करें, तो आपका जो एक्सपेंसेस है वो फाइनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का फाइनल कॉस्ट कितना होने वाला है। प्रोडक्ट का जो फाइनल कॉस्ट होगा वो ज़्यादा होगा, तो उस कंडीशन में आपको जो एक्सपेंसेस होगा वो आपको क्या होगा,
तो अभी तक हमने समझा कि हमारे प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। इसके बाद हमने ये समझा कि हमारे जो प्रोडक्शन इंजीनियर होते हैं वो किस चीज़ पे एनालिसिस करते हैं। तो प्रोडक्शन इंजीनियर बेसिकली ये एनालिसिस करते हैं, उस फैक्टर को एनालिसिस करते हैं जो कि इफ़िशिएंट रेट ऑफ प्रोडक्शन दे सके किसी भी अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ। इफ़िशिएंसी किसी भी प्रोडक्शन यूनिट की जो इफ़िशिएंसी है उसको हम लोग प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो अब हम थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी को समझ लेते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है। सो प्रोडक्टिविटी can be commonly defined as a ratio between the output volume and the volume of input, कि आपने कितना आउटपुट आपको मिला और आपने कितना इनपुट दिया, इसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। और चूंकि आपने इंजीनियरिंग में भी पढ़ा होगा कि आपकी जो इफ़िशियंसी है वो कहीं ना कहीं आउटपुट बाय इनपुट होती है, कि आपने टोटल क्या आउटपुट दिया और आपको टोटल क्या इनपुट, आपने टोटल कितना इनपुट दिया और आपको टोटल कितना आउटपुट वहाँ से मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग इंडस्ट्री के प्रोडक्टिविटी को डिफ़ाइन करने की कोशिश करें, तो इंडस्ट्री के प्रोडक्टिविटी को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इंडस्ट्री का प्रोडक्टिविटी किसी एक सिंगल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि हमने अभी अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जब हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं तो प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आउटपुट बाय इनपुट कितना है, आउटपुट बाय इनपुट कितना है। लेकिन आउटपुट बाय इनपुट, इस इस आउटपुट बाय इनपुट का अलग अलग एस्पेक्ट में डिस्कशन किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप इसी आउटपुट बाय इनपुट को टाइम के टर्म पे अगर आप डिफाइन करो तो इसको हम लोग टाइम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। जब इसी आउटपुट बाय इनपुट को आप फिजिकल जो एसेट हैं उसके टर्म में डिफाइन करने की कोशिश करो तो इसको हम फिजिकल प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, लेबर प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी को जब हम अलग अलग डिफाइन करते हैं तो हम जब किसी भी इंडस्ट्री के प्रोडक्टिविटी को फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का। और ये टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जो है छोटे छोटे जो प्रोडक्टिविटी के एलिमेंट्स है उसके ऊपर डिपेंड करती है। आप ये बोल सकते हो कि टोटल फैक्टर जो प्रोडक्टिविटी है वो फंक्शन है आपके टाइम प्रोडक्टिविटी की, आपके फिज़िकल प्रोडक्टिविटी की, आपके लेबर प्रोडक्टिविटी की। तो इन सब के रेशियो को हम लोग यहाँ पे जब एक साथ कंसिडर करते हैं तो इसे हम टोटल प्रोडक्टिविटी, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें कि हमारे प्रोडक्टिविटी का क्या इम्पोर्टेंस है, प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री की अच्छी होनी क्यों ज़रूरी है। जब इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा सेल देखने के लिए मिलेगा, और ज़्यादा सेल जब होगा तो आपको वहाँ पे ज़्यादा रेवेन्यू देखने के लिए मिलेगा। और जब आपकी रेवेन्यू बेहतर है तो उस कंडीशन में आपके जो हाइयर प्रॉफिटेबिलिटी है वो आप यहाँ पे देखोगे। इसके साथ साथ आपकी जो एम्प्लॉय है उसके वेलफेयर के बारे में आप सोच पाओगे। आपकी जो रिटर्न है शेयर होल्डर को ज़्यादा से ज़्यादा आप रिटर्न दे पाओगे। कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं कि आपको टोटल फिनेंशियली आपको फ़ायदा होगा। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर है तो आप ये बोल सकते हो कि इफ़िशिएंट प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन बेहतर होगा, बेटर रिलेशन डेवलप होगा एम्प्लॉई के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में, आपके ओनर के बीच में और सप्लायर के बीच में। जो आपका एक बैलेंस है वो बेहतर होने के बाद, सप्लाई चेन बेहतर होने के बाद आपको बेहतर रिलेशन देखने के लिए मिलेगा। अच्छे प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी प्रोडक्टिविटी आपकी बेहतर होने से तो आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन देखने के लिए मिलेगा, हाई क्रेडिट रेटिंग मिलेगी आपके कंपनी को, अच्छा कॉरपोरेट इमेज बनेगा, और साथ ही साथ बेटर रिलेशन जो है वो बन पाएगा एम्प्लॉयर के साथ, सप्लायर के साथ, और लेस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटीज देखने के लिए मिलेंगे। कम से कम आपके एम्प्लॉय एब्सेंट करेंगे क्योंकि आपने एम्प्लॉय के वेलफेयर के बारे में सोचा, और ये वेलफेयर किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस रीज़न से हम ये बोलते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी बेहतर होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी पे ही डिपेंड करता है कि आप एम्प्लॉयज़ को कितना देख पा रहे हो और अपनी इंडस्ट्री का ग्रोथ कितना करवा पा रहे हो।
अब हम लोग बात करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जिससे प्रोडक्टिविटी हैम्पर होता है। पहला है टेक्नोलॉजी। अगर आपकी टेक्नोलॉजी, आप जिस इंडस्ट्री को चला रहे हो, अगर वो टेक्निकली पीछे है, आप उसे मॉडर्नाइज नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ग्रोथ स्लो देखने के लिए मिलेगा। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, कि आप जिस इंडस्ट्री को चला रहे हो उससे रिलेटेड जो भी रॉ मटेरियल है वो नियर में अवेलेबल है कि नहीं, वो आपकी उसकी सप्लाई कैसी है, रेगुलर है, इरेगुलर है। अगर वो बेहतर नहीं है तो ये कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करती है। एम्प्लॉई के मोटिवेशन, एम्प्लॉय अगर आपका जो है डीमोटिवेटेड है तो वो अपने अच्छे एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करेगा, जिससे आपको लेस प्रोडक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी। लीगल सिस्टम, लीगल सिस्टम ये वो सिस्टम है जहाँ पे आपको आपके जो वर्किंग प्रोसेस है, वहाँ पे जो बिज़नेस के क्राइटेरिया हैं, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग कंट्री में आपको जो बिज़नेस के जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है वो आपको अलग अलग होता है। लीगल सिस्टम अलग होता है जिसे आप कानूनी प्रक्रिया बोलते हैं। तो ये जितना आसान होता है प्रोडक्टिविटी उतनी बेहतर होती है, और ये जितना मुश्किल होता है, ये जितना डिफ़िकल्ट होता है, प्रोडक्टिविटी उतनी कम होती है, और इंडस्ट्री का सेटअप भी उतना ही मुश्किल होता है। इकोनॉमिक कंडीशन, अगर आपके रीजन का इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर है और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग फील्ड में आप सेटअप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको जो लेबर है आपको बहुत ऑप्टिमम कॉस्ट में नहीं मिल पाएंगे, और आपको जो है यहाँ पे आपका जो रेट है, आपको जो इन्वेस्टमेंट है उसके पीछे ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये भी आपकी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करता है। नॉलेज एंड स्किल ऑफ द लेबर, वो बेहतर है तो प्रोडक्टिविटी बेहतर होगा। तो ये भी आपके प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करता है। इसके साथ एम्प्लॉय सुपरविज़न एंड मैनेजमेंट, कि आपकी सुपरविज़न कैसी है, आपकी इंस्पेक्शन कैसी है, इससे भी आपका प्रोडक्टिविटी हैम्पर होता है। इसके साथ साथ स्टैंडर्डाइजेशन कितना है आपकी कंपनी में, आप कितने स्टैंडर्ड नियम को फॉलो करते हो, कितने स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो करते हो, ये भी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करता है, प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। इसके साथ साथ टेक्निकल ग्लिचेस कैसे हैं, इसके साथ साथ डिमांड कैसा है। अगर मान के चलें आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बेहतर है तो आपको वहाँ पे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिविटी होगा, ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिविटी आप मेंटेन करोगे। और अगर नहीं है डिमांड तो आप प्रोडक्टिविटी को क्या करोगे, डिक्रीज़ करोगे, कम करोगे। इसी तरीके से अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो आप वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ऑब्टेन करने की कोशिश करोगे। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिस पे प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। अगले कुछ फैक्टर हैं, या आ, हम लोग किसी भी कंपनी के प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो कैसे बढ़ा सकते हो। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम वन बाय वन देखते हैं। जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर लेबर, अगर आप लेबर की ट्रेनिंग करते हो, वो स्किल्ड हो जाते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आपकी। इंसेंटिव इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर गुड परफॉर्मेंस, अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आप उसको प्राइज़ देते हो, आप उसको अप्रिशिएट करते हो, तो क्या होगा, इससे एक पॉजिटिव वाइब्स जनरेट होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इनफ टूल्स इन वर्किंग प्लेस एंड प्रॉपर प्लानिंग, जब आपकी वर्किंग प्रोसेस में अगर टूल्स की स्कार्सिटी हो जाए, टूल्स कम अवेलेबल हो, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम होती है। और प्रॉपर वर्किंग प्लेस में सारे टूल्स अवेलेबल ना हो तो आपको प्रोडक्टिविटी कम देखने के लिए मिलती है। ऑप्टिमाइजिंग साइट एक्टिविटीज़, इसमें हम लोग बात करते हैं कि हमारी जो साइट में अननेसेसरी वर्क है उसको अगर हम कम करें, अननेसेसरी किसी भी तरह के अननेसेसरी वर्क को अगर हम रिड्यूस करें तो प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है। अगर हम रिसोर्सेज जो है उसकी अवेलेबिलिटी अच्छे से करा पाएँ तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होगा प्रॉपर तरीके से तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कमेगी। कंपटीशन बिटवीन क्रूज एरियाज एंड शिफ्ट, अब आपके एम्प्लॉयज़ के बीच में इंटर 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 डिपार्टमेंट या इंट्रा डिपार्टमेंट अगर आपकी कंपटीशन है, आप वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके उनको आपस में ही एक कंपटीशन जनरेट करा दे रहे हो, तो वहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर आपने अच्छे सुपरविज़न करी, आपने अच्छा ऑप्टिमम मैन पावर का इस्तेमाल किया ऑप्टिमम तरीके से, तो वहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़िया होती है। अगर आप शॉर्ट इंटरवल शेड्यूलिंग करते हो,
मतलब शॉर्ट टर्म में आप जो है स्मॉल ब्रेक के साथ काम कराते हो तो वहाँ प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़िया होती है। इनोवेटिव मटेरियल एंड इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हो तो प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है। टाइम लैप्स एनालिसिस करते हो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए तो भी प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है कि कहीं पे कोई क्रिटिकल वर्क है तो उसमें आपका कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो उससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी अगर आप लैप्स रेट का एनालिसिस करोगे। इसके बाद अगर आप कॉस्ट रिपोर्टिंग करोगे किसके लिए, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए, तो भी वहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बेहतर होगी। तो ये कुछ रीज़न थे जिससे हम लोग ये कुछ इन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कराने के कुछ मेथड्स थे जिसका इस्तेमाल करके हम लोग प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग अगले क्लास में इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और अगले ही क्लास में हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। और ये टोटल 2 घंटे का लेक्चर है जैसा कि आपने देखा, और उस 2 घंटे में हम लोग इस कंप्लीट चैप्टर को स्टडी करेंगे और हमारा सेकंड चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो आपको लेक्चर कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। किसी भी तरह के क्वेश्चंस के लिए, क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप नीचे लिखे गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, इस लेक्चर को अगर आप पीडीएफ आप इसका लेना चाहते हो तो आप चैनल का जो नाम है सिविल डेली प्लेटफॉर्म, इसी चैनल को आप यूट्यूब में टेलीग्राम पे सर्च कर लो, वहाँ पे आपको इसके पीडीएफ मिल जाएंगे। या अगर आपको इस चैनल का लिंक चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपको वीडियोस पसंद आता है तो लाइक करो और कमेंट करो और इसी तरीके से अप्रिशिएट करो। थैंक यू सो मच।